विविध भारती की स्वर्ण जयंती पर एक सालाना जलसा। हर हफ्ते बीते हुए लम्हों को फिर ढूंढ लाने का नायाब मौका। विशेष कार्यक्रम स्वर्ण स्मृति। जुबली झनकार के अंतर्गत विविध भारती के स्वर्ण जयंती के अवसर पर प्रसारित किए गए कार्यक्रमों में से ये कार्यक्रम आपको सुनवा रहे हैं। आइए सुनते हैं। श्रोता मित्रों, नमस्कार। ये स्वर्ण स्मृति का सफर है, विविध भारती का सफर, पिछले 50 वर्षों का सफर। 3 अक्टूबर 1957 से शुरू हुआ और आज भी जारी है। विविध भारती है नाम मनोरंजन का, लेकिन विविध भारती ने किया है कई कार्यक्रमों के जरिए जन जागरण भी। समय समय पर हंसते गुनगुनाते, कभी नाटक का हाथ थामकर तो कभी कहानी से दोस्ती बनाकर विविध भारती ने किया है अपने श्रोताओं का ज्ञानवर्धन, दी है उनको विचारधारा और बढ़ाई है श्रोताओं की जानकारियां भी। आज भी सखी सहेली जैसे कार्यक्रमों के जरिए विविध भारती का ये काम जारी है। लेकिन श्रोता मित्रों, स्वर्ण स्मृति के इस पड़ाव पर हम लाए हैं एक ऐसा शीर्षक, रस विहार। जी, रस विहार। ये वर्ष 1975 और 1976 के प्रसारण हैं। आइए सुनते हैं। ये विविध भारती है, आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम रस विहार। आज का शीर्षक है जितनी लंबी चादर। लेखक एवं प्रस्तुतकर्ता पुरुषोत्तम दारभेकर। ध्वनि संयोजक मनोहर सावे, कलाकार दिनेश कुमार, लक्ष्मी शर्मा और दीपक कुमार। तो लीजिए, प्रस्तुत है जितनी लंबी चादर। अंगना में मेरा छोटा सा घर-बार, मेरे अंगना में छोटा सा चंदा, छोटे छोटे। क्यों रूपा, क्या बात है? कैसी बात? क्या हुआ? मेरी आहट लगते ही तुमने गाना बंद कर दिया यकायक। आपकी आहट? आपने कॉल बेल तो बजाई नहीं। फिर जेब में लैच की थी, फिर अपने ही फ्लैट में अंदर आने के लिए मैं भला कॉल बेल क्यों बजाऊं? वही तो कह रही हूँ, आपकी आहट का लगना, उसी समय मेरा गाना बंद हो जाना, ये मनगढ़ंत कहानी। रूपा, लैचकी से दरवाजा खुलते वक्त कुछ आवाज तो जरूर होती होगी ना? हाँ, मैंने आवाज सुनी। और गाना बंद कर दिया? क्यों? क्योंकि गाने को मन नहीं कर रहा था। फिर भी मेरे आने के पहले मन गा रहा था तुम्हारा, और मेरे घर में कदम रखते ही तुम्हारे सुर, तुम्हारा गीत मानो हवा के साथ उड़ गए इस खिड़की में से। एक बात पूछूं रूपा? क्या पूछना चाहते हो? लगता है आजकल तुम मुझसे नफरत करने लगी। छी छी, क्या कह रहे हो? अपने स्वामी से नफरत? मुझसे नहीं तो मेरे किसी बर्ताव से। मैंने कुछ कहा, कुछ किया? आजकल क्यों नाराज रहती हो मुझसे इस तरह रूपा? मुझे देखते ही तुम्हारा मूड बदल जाता है, कुछ उखड़ी खुशी हो जाती है तुम्हारी तबीयत। आखिर मेरा कसूर क्या है? काफी कमाता हूँ, अच्छी परमानेंट नौकरी है, ओनरशिप फ्लैट है, घर में रेडियोग्राम है, टीवी सेट है, नया फ्रिज है, मॉडर्न ढंग का किचन है। हाँ हाँ, सब कुछ है, सारी सुविधाएं। इसके अलावा इकलौता बच्चा है, वो भी होनहार, हमेशा अव्वल आता है स्कूल में, अपनी क्लास में। आजकल टेबल टेनिस में भी नाम कमा रहा है हमारा दीपू। इस साल इंटर स्कूल कंपटीशन में चैंपियन होने की मुराद है उसकी। अच्छा परिवार, अच्छी कमाई, अच्छे पड़ोसी, ढेर सारी सुविधाएं, सब कुछ तो है हमारे घर में। फिर भी तुम घर की रानी आजकल यूं उदास, खोई खोई सी रहती हो, आखिर क्यों? हाँ, हमारे घर में सब कुछ है, फिर भी कुछ भी नहीं। क्या नहीं है? क्या कमी है? बोलो, अभी पूरी कर देता हूँ।
मेरा बैंक बैलेंस। आपका बैंक बैलेंस काफी है, वो तो मैं जानती हूँ, फिर भी उन पैसों से एक चीज नहीं खरीद सकती, कतई नहीं। कौन सी चीज? दिल का सुकून, मन की शांति। क्या बक रही हो रूपा? खैर छोड़िए इन बातों को। आप दफ्तर से थके मांदे लौटे होंगे। मैंने उपमा बनाई है, चंद मिनटों में चाय भी तैयार हो जाती है। आप कपड़े बदलिए, तब तक मैं। ठहरो रूपा, बात को अधूरी मत छोड़ो। क्या कहना चाहती हो, साफ साफ क्या डालो? आप सुन सकोगे? हाँ, कोशिश करूंगा। कहीं नाराज हो गए, खफा हो गए तो? कह तो दिया ना, मुझे पूरी बात सुननी है, सो सुनकर रहूंगा। सुनकर क्या करोगे? उस पर अमल करना अब तुम्हारे बस की बात नहीं रही। मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। आप वहां तक पहुंच चुके हैं जहां से वापस लौटना मुश्किल है। देखो रूपा, लेक्चर बाद में देना, पहले बात सुनाओ। ठीक है, आपकी हठीली आदत मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आप मजबूर कर रहे हो तो अब कहना ही पड़ेगा। अभी अभी दिवाली में मेरी माँ यहाँ आई थी ना इलाहाबाद से। हाँ हाँ, 10-12 दिन आराम से यहीं रही। बेचारे दीपू को कितनी दौड़ धूप करनी पड़ी अपनी नानी को पूरा बंबई शहर दिखाने के लिए। बड़ी खुश दिखाई देती थी बुढ़िया इलाहाबाद वापस लौटते वक्त। हाँ खुश थी, और कुछ शंकित भी। शंकित? क्यों? कौन सी शंका उसे सता रही थी? जाते समय माँ ने मुझसे पूछा, तेरा पति बड़ा कुशल और अनुभवी और फुर्तीला स्टेनोग्राफर और टाइपिस्ट है, उसकी तनख्वाह क्या होगी? तो तुमने क्या कहा? जो जानती थी वही बात कह दी। बेसिक सैलरी, डियरलेस अलाउंस, सब कुछ मिलाकर 800-900 रुपए मिल जाते होंगे। तो कहने लगी, इतनी सी आमदनी में इतनी सारी चीजें घर में आ सकती हैं? कहीं तेरा पति हराम की कमाई तो नहीं? क्या कहा? हराम की कमाई? बुरा मान गए? तुम्हारे मन में भी यही आशंका, यही शक है रूपा? तुम तो जानती हो ये ओनरशिप फ्लैट दफ्तर से लोन लेकर मैंने लिया है। हर माह इसकी किश्त देनी पड़ती है। सो तो जानती हूँ, लेकिन ये फ्रिज, ये टीवी सेट, ये रेडियोग्राम मैंने खरीदे नहीं, मुझे प्रेजेंट मिले हैं, वो भी तुम जानती हो। हाँ, ये रेडियोग्राम मिस्टर खन्ना ने तुम्हें प्रेजेंट दिया। ये टीवी सेट मिस्टर ब्रिगेंजा की दी हुई सप्रेम भेंट है। ये नया फ्रिज सेठ तिलक चंद की देन है। लेकिन ये सब एहसान क्यों, किस लिए? रूपा, इस दुनिया में कोई किसी को कोई चीज मुफ्त नहीं देता। मैं इन लोगों से कुछ मांगने नहीं गया था। ऑफिस की फाइलों से इन्हें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए थी। इसका पता मुझे खुद अपने बॉस से मिला। बॉस ने कहा, इसमें गैर कानूनी कोई बात नहीं, बेशक दे दो। बस मैंने बॉस की आज्ञा मानकर रिश्वत ले ली और हर माह लेते रहे। इसे तुम रिश्वत समझती हो रूपा? ये तो एक फेवर है, एहसानमंदी का एक तरीका है। उनका काम हुआ सो खुश होकर उन लोगों ने। रिश्वत खाने के कई तरीके होते हैं दीपक के बाबू। गए 2-3 सालों में तुम्हारे बॉस को क्या क्या मिला तुम्हें पता है? एक नया आलीशान फ्लैट। उनका बड़ा बेटा अब अमेरिका में पढ़ाई करने गया है, और उनकी बेटी। देखो रूपा, मेरा बॉस खुद बुरा काम करता होगा, लेकिन मेरे हाथ साफ हैं। मिस्टर खन्ना, मिस्टर ब्रिगेंजा, सेठ तिलक चंद से मेरा कोई वास्ता नहीं। हाँ, मेरे बॉस से वे लोग घुलते मिलते रहते हैं जरूर, लेकिन मेरा उनका कोई प्रत्यक्ष व्यवहार नहीं, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं। जो कुछ हो रहा है उसे मेरे बॉस का हाथ हो सकता है, मेरा नहीं। फिर भी आप निर्दोष नहीं, क्योंकि आपने इन सारी चीजों को स्वीकार किया। ये चीजें हमारी कमाई से नहीं आई। समझदार लोग इसे ऊपर की आमदनी कहते हैं, काला धंधा मानते हैं, रिश्वतखोरी समझते हैं। आस पड़ोस में चर्चा होने लगी है। हमारा बेटा दीपक अब 12 साल का हो चुका है, उसे सूझबूझ आ रही है। पड़ोस के लोगों के ताने सुनकर वो घायल होता है बेचारा। जानते हो, गए 10-15 दिनों में दीपू ने टीवी सेट को हाथ तक नहीं लगाया, रेडियोग्राम को छूता तक नहीं वो आजकल। हमारा दीपू? क्या वो भी मुझसे नाराज है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे वो दिन ठीक याद है। उसकी 10वीं सालगिरह थी। उस रोज शाम को दफ्तर से लौटते समय। मम्मी जल्दी रसोई घर के बाहर निकलो ना, देखो तो डैडी क्या लिया है। क्या है दीपक, क्यों शोर मचा रहे हो? अरे रेडियोग्राम बिल्कुल नया, आप ले आए हैं? हाँ, अपने दीपू की सालगिरह है ना आज। डैडी की तरफ से खास दीपू के लिए तोहफा। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे माय चाइल्ड। थैंक यू डैडी। बाप रे बाप, इतने सारे रिकॉर्ड्स अपने आप बजती है डैडी। हाँ बेटे, ऑटोमेटिक अरेंजमेंट है। 20 रिकॉर्ड्स रख दो, एक के बाद एक अपने आप बजेंगे। फिर अपने आप सारी डिस्कें उल्टी हो जाएंगी एक साथ। फिर हर रिकॉर्ड की दूसरी बाजू बजने लगेगी। यानी लगातार 40 गाने 2-2.25 घंटे ये रेडियोग्राम अपने आप चलता रहेगा।
लगातार? हाँ बेटे। ओह डैडी, यू आर ग्रेट, यू आर वंडरफुल। ओह थैंक यू दीपू। मम्मी, हाँ? आज मेरी सालगिरह है ना, लेकिन इस रेडियोग्राम का उद्घाटन, ओपनिंग सेरेमनी तुम करोगी। तुम्हारा मनपसंद गाना सबसे ऊपर रख दो। रखो ना, इनमें से एक ले लो। चलो जल्दी, कम ऑन, हरी अप। अच्छा बाबा, अच्छा, ये लो डिस्क, ये गाना मुझे बहुत भाता है। डैडी रेडी? 1 2 3। पिया का घर है ये, रानी हूँ मैं, रानी हूँ घर की। मेरे पिया का घर है ये, रानी हूँ मैं, रानी हूँ घर की। अभी आते होंगे, अभी आएंगे वो, मुलाकातें होंगी, वो कहीं बातें होंगी। पिया का घर है ये, रानी हूँ मैं, रानी हूँ घर की। नैनों से तो नैन मिले, वैसे हम दिन रैन मिले। नैनों से तो नैन मिले, वैसे हम दिन रैन मिले। मिले सदा मिले में, मिले ना अकेले में। मिलन वो आधा था, पूरा मिलन आज है। पिया का घर है ये, रानी हूँ मैं, रानी हूँ घर की। रेडियोग्राम और टीवी सेट के पास हमेशा चिपक कर बैठने वाला हमारा दीपू आजकल इन चीजों से नफरत करने लगा है। दोपहर स्कूल जाता है, सुबह पढ़ाई करता है और शाम को वहां सामने वाले बागीचे में अकेला खेलता रहता है। अकेला। कहीं वो अपने पिता से नफरत तो नहीं करने लगा? आपसे नहीं डैडी, आपकी छठी कॉपी से। अरे आज तू खेलने नहीं गया दीपू, आज जल्दी वापस आ गया। और कॉल बेल भी न बजाता हुआ। दरवाजा आपने खुला ही छोड़ा था डैडी। तूने हमारी सारी बातें सुन ली? सारी तो नहीं मम्मी, लेकिन कुछ कुछ। और वैसे ये बात नई तो नहीं है मम्मी। नानी यहाँ आई थी, तब से मैं भी विचार करने लगा, इतनी सी आमदनी में इतनी सारी महंगी चीजें हमारे घर में कैसे आ सकी। फिर पड़ोस के अंकल गौतम बाबू से पूछा, उन्हीं से सारा राज खोल दिया। कैसा राज? डैडी, आपके बॉस बड़े चालाक हैं। क्या? आपके ऑफिस में जो टेंडर्स मंगाए जाते हैं, उन पर बहस होती है सीक्रेट मीटिंग में। स्टेनोग्राफर के नाते आप ही उस मीटिंग में नोट्स लेते हैं। हाँ। और फिर कॉपीज टाइप करके उन्हें बॉस को देते हैं। हाँ बेटे, बाकायदा 5 कॉपीज बनानी पड़ती हैं। 5 नहीं पिताजी, 6। हाँ? 6। वो 6वीं कॉपी बॉस के पास रहती है। क्या? बाकी 5 कॉपीज हेडक्वार्टर्स में दिल्ली को भेजी जाती हैं। रही 6ठी कॉपी, वो सेठ तिलकचंद, मिस्टर खन्ना, मिस्टर प्रगांजा, इन सबको देखने को मिलते हैं शाम को उनके क्लब में। दूसरी कंपनियों के भरे हुए टेंडर्स का इन्हें पहले ही पता लग जाता है। फिर होती है हेरा फेरी। लाखों का मुनाफा उनकी जेब में जाता है। आपके बॉस को नई मोटर कार मिलती है और हमारे घर में आता है टीवी सेट, रेडियोग्राम। और दीपू बस करो बेटे, बस करो, मेरी आंखें खुल गई हैं। उन खुली आंखों से ये पर्चा पढ़ोगे डैडी? कैसा पर्चा दीपू बेटे? क्या लिखा है उस पर अंकल गौतम ने? लिखा है, जितनी लंबी चादर उतने पांव पसार, जितनी लंबी चादर उतने पांव पसार, जितनी लंबी चादर उतने पांव पसार, जितनी लंबी चादर उतने पांव पसार। मैं सारी चीजों को एकदम वापस कर देता हूँ आज ही। सुबह का भूला शाम को वापस आया तो उसे भूला नहीं कहते। लेकिन ये रेडियोग्राम वापस करने से पहले मेरा एक लाडला गीत सुन लो। लाडला गीत? हाँ सुनाओ। मन के सच्चे सारे जग की आस के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे।
लंबी चादर। रस विहार के अंतर्गत अभी आपने फिल्मी गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम सुना। ये विविध भारती है आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम रस विहार। आज का शीर्षक है कर्मों का फल। लेखक एम.एल. गौर, कलाकार जगतपाल सिंह, शशि लखनपाल, एम.एल. गौर, अहमद वसीम और वर्षा रानी। ध्वनि संयोजक मनोहर सावे और प्रस्तुतकर्ता पुरुषोत्तम दारवेकर। कर्मों का फल। डॉक्टर साहब, वैसे मैंने जमाने भर का इलाज करवा लिया। इंडिया का ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा जिसने इलाज न किया हो, किंतु अफसोस है कोई फायदा नहीं दिखाई दिया। आपने डॉक्टर डिसोजा से कंसल्ट किया था? जी हाँ, उनको भी केस दिखाया था। उन्होंने कुछ दिन इलाज किया और फिर आपका नाम बताया कि बस यदि इनका पागलपन कोई ठीक कर सकता है तो बस आप। अब एक आप ही आखिरी आस है डॉक्टर साहब। वैसे उन्हें पागल हुए कितने दिन हुए होंगे? यही कोई 7-8 महीने हुए होंगे। पागलपन का दौरा कभी कभी आता है या हमेशा ही रहता है? डॉक्टर साहब, जब वो पागलपन के दौरे में नहीं होती तब तो एकदम शांत रहती हैं, लेकिन फिर भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। उन्हीं के कमरे में खाने पीने को दिया जाता है। कभी खा भी लेती हैं, कभी 3-3 दिन कुछ खाती भी नहीं। कभी कभी बाहर भी निकल जाती हैं, लेकिन किसी के कुछ बोलने पर फिर चीखने चिल्लाने लगती हैं। वेल, दौरे के समय ज्यादा किस बात का जिक्र करती हैं? I mean, फिर वो क्या हरकत करती हैं? ज्यादातर तो वे पालने में एक तकिया रखकर पालना झुलाया करती हैं या फिर लोरी गाया करती हैं, और इस बीच अगर कोई कुछ कह देता है तो उसे गालियां देने लगती हैं, मारने दौड़ती हैं और कहती हैं तुमने ही मेरा बच्चा छीना है। बस ऐसे ही। फिलहाल पेशेंट कहाँ है? ऊपर वाले कमरे में। बस वही कमरा उनका सब कुछ है। पालने के सामने दिन रात बैठे रहती हैं। कभी उसमें से तकिया निकाल उसे चूमती हैं, उसे सजाती संवारती हैं और फिर कुछ गाया करती हैं। तो पेशेंट आपकी पत्नी है और उस मरने वाले बच्चे की माँ? जी हाँ, वो बच्चा हमारे बुढ़ापे की आखिरी और पहली संतान थी, जिसके साथ ही हमारा सुख चैन सब कुछ चला गया। डॉक्टर साहब, आइए पेशेंट को देखा जाए। चलिए आइए। फिलहाल हम उनके कमरे में तो जा नहीं सकेंगे, पर हाँ, खिड़की से ही आप उनकी एक्टिविटीज देख सकते हैं। ऑल राइट, आइए। चलिए चलिए। मेरा मुन्ना, मेरा प्यारा मुन्ना, कितना प्यारा लग रहा है। हाँ, तुझे काजल लगाऊं। हाँ, तेरे आगे तो चांद भी फीका पड़ जाएगा। रोना नहीं, रोना नहीं, मेरा बेटा सोएगा। आसमान से पलियां अपनी झोली में भर भर कर नींदिया लाएंगी और मेरा मुन्ना सो जाएगा। सो जा बेटा, मैं लोरी गाऊंगी, तू सो जा। पास जाकर कुछ पूछा नहीं जा सकता? हाँ, आइए मेरे साथ, चलिए। आप उन्हें कुछ ना बोलिएगा। बिल्कुल नहीं बोलूंगा। सुधा, सुधा, तुम कैसी हो? तुम
तुम लोग यहाँ क्यों आए? तुम कौन हो? कौन हो तुम? सुधा, मैं मुझे पहचाना नहीं? नहीं, तुम चले जाओ। तुमने मेरे मुन्ने को जगा दिया। तुम उसे चैन से सोने नहीं देना चाहते। सुधा, मुझे पहचानने की कोशिश करो। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम यमराज हो, तुम राक्षस हो, तुम मेरा मुन्ना मुझसे छीनने आए हो। मुझे सब मालूम है, मुझे सब मालूम है। तुम उसे नींद से उठाकर ले जाओगे, उसे लाल कपड़े में ढकोगे और फिर यहाँ से भाग जाओगे। होश में आओ सुधा, होश में आओ। यहाँ कहाँ है अपना मुन्ना? कहाँ है मुन्ना? कहाँ है मुन्ना? अरे ये पलने में तो सोया है मेरा मुन्ना। तुम्हारे चीखने चिल्लाने से भी नहीं जागेगा। वो सो गया है, हमेशा हमेशा के लिए सो गया है। कभी न जागने वाली नींद सो गया है। सुधा, पागल मत बनो। देखो, ये डॉक्टर खन्ना है। डॉक्टर? हाँ। डॉक्टर? मुझे देखने डॉक्टर आए हैं? क्या मैं बीमार हूँ, पागल हूँ? मुझे क्या हुआ है? मैं अच्छी हूँ, एकदम अच्छी। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया है। और ये वही डॉक्टर है जिसने मेरा मुन्ना छीना था। डॉक्टर, मुझे मेरा मुन्ना ला कर दे दो, मुझे मेरा मुन्ना ला कर दे दो। क्यों अपने आप को दुखी करती हो सुधा? तुम खुद जानती हो कि मुन्ना अब इस दुनिया में नहीं रहा। कुछ समझने की कोशिश करो सुधा। तुम झूठ बोलते हो। तुमने लिया है मेरा मुन्ना, तुमने लिया है मेरा मुन्ना। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। अच्छा, आइए, अच्छा, मेरे साथ आइए। मिस्टर कपूर, वैसे केस बड़ा अजीब है, लेकिन क्या आपका बच्चा अचानक ही मर गया था? जी हाँ डॉक्टर, अचानक 2 दिन में ही चल बसा। आपकी पत्नी बच्चे को बहुत ज्यादा चाहती थी, जिसकी वजह से वो सदमा नहीं सह पा रही है। जी हाँ, बात कुछ ऐसी ही है। वैसे हमारी शादी को करीब 23 साल होने पर आए और काफी देवी देवताओं को मनाकर ये संतान प्राप्त हुई थी, लेकिन मैंने अपने हाथों से ही अपने सुख चैन का गला घोंट लिया। मैंने खुद अपने ही हाथों अपने घर में आग लगाई डॉक्टर साहब। कपूर साहब, मैं कुछ समझा नहीं। आपने अपने हाथों अपना घर जलाया? जी हाँ डॉक्टर, आज से करीब 10-12 साल पहले मैं चौहान मेडिकल स्टोर में नौकर की हैसियत से काम करता था। अच्छा। बाद में मैंने खुद अपना मेडिकल स्टोर खोल लिया। स्टोर कुछ चल पड़ा, लेकिन पैसा कमाने की मेरी भूख बढ़ने लगी और धीरे धीरे मैंने गलत रास्ते अपनाने शुरू किए। लोगों को धोखा देकर उनकी जिंदगी से खेलता रहा। बेचारे भोले भाले लोगों की हथेली पर दवा के रूप में मौत रखने लगा डॉक्टर साहब। मैं उन्हें नकली दवा देने लगा। मेरा तमाम स्टोर नकली दवाओं से भरा रहता था और एक दिन वही मौत मेरे घर भी आ गई डॉक्टर साहब। कपूर साहब, बच्चे को क्या हुआ था? पिछले वर्ष हमने उस बच्चे का बर्थडे बड़ी धूमधाम से मनाया। बच्चों का मेला सा लग गया था डॉक्टर साहब, और बरसों बाद मेरा बचपन जाग उठा। बच्चों के बीच मैं अपने आप पर काबू न पा सका और उस दिन मैंने बच्चों के पीछे गाना गाया डॉक्टर साहब। सारे के सारे कामा को लेकर गाते चले। से निकले रोज सवेरा, दूर करे अंधियारा। से रेशमी किरणों ने खूब किया उजियारा। साथ निकले रोज सवेरा, दूर करे अंधियारा। से रेशमी किरणों ने दूर किया उजियारा। ला 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 ला
बर्थडे खत्म होने के दूसरे ही दिन अचानक मुन्ना बीमार हो गया डॉक्टर साहब, और एक नया ही दृश्य घर में समा गया। डॉक्टर, क्या बात है? कुछ कीजिए, मेरे बच्चे को बचाइए डॉक्टर साहब। मिस्टर कपूर, केस को समझ में नहीं आता, फिर भी मेरी पूरी कोशिश है। आगे भगवान मालिक है। हे भगवान, क्या हो गया मेरे बच्चे को डॉक्टर साहब? कुछ नहीं सुधा, कुछ नहीं, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। जाओ बाहर जाओ, बाहर कहीं जाओ। कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? कल शाम को तो अच्छा भला था मुन्ना। अब मैंने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बच्चे हैं, नरम गरम चलता ही रहता है। मिस्टर कपूर, जी मिस्टर कपूर, बच्चा सीरियस है, कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं इंजेक्शन लिख देता हूँ, फौरन मंगवा लीजिए। अच्छा, ये लीजिए। ये अरे सुरेश जी, ये लो पर्ची बेटे, जाओ स्कूटर ले जाओ और फौरन ये इंजेक्शन ले आओ। जी बस अभी गया और अभी आया। लो लो ये पर्चा, यार जल्दी इंजेक्शन दे दो। ये इंजेक्शन किसने मंगवाया है? अरे जल्दी दो यार, किसी ने भी मंगवाया हो यार। लेकिन ये इंजेक्शन, लेकिन क्या, तुम इस दुकान के नौकर हो या मालिक? कहा ना दे दो, कपूर सेठ ने मंगवाए। क्या कपूर सेठ ने मंगवाया? हाँ। ठीक है यार, जब सेठ मंगवाया तो ठीक है, अच्छी बात है, ये ले जाओ। ये लीजिए डॉक्टर, इंजेक्शन। बस अब आप चिंता न करें मिस्टर कपूर, सब ठीक हो जाएगा। आपने कहा था कि आधे घंटे बाद होश आ जाएगा। मिस्टर कपूर, अजीब बात है, इस इंजेक्शन से तो ऐसे होश आ जाना था, पर क्या डॉक्टर? मिस्टर कपूर, अफसोस, बच्चा हमेशा हमेशा के लिए नहीं डॉक्टर, नहीं डॉक्टर, ऐसा मत कहो डॉक्टर। मेरा मुन्ना, मेरा मुन्ना। मिस्टर कपूर, धीरज रखो मिस्टर कपूर, धीरज रखो। सुरेश जी, तुम इंजेक्शन कहाँ से लाए थे? अपने स्टोर से लाया था। अपने स्टोर से? हाय भगवान, ये क्या हो गया? डॉक्टर, तुम सही कहते हो, जो इंजेक्शन आपने लगाया वो मेरी दुकान का था, उसमें नकली दवा थी डॉक्टर। नकली दवा? मुझे कुछ होश नहीं रहा डॉक्टर, मुझे कुछ होश नहीं रहा। इसका मतलब कि जो दवा आपके बच्चे को दी गई वो नकली थी? हाँ डॉक्टर, उस समय घबराहट में मैं ये भी भूल गया कि जो इंजेक्शन मेरे स्टोर से लाया गया है वो नकली है। उसका नतीजा आज देख रहा हूँ डॉक्टर साहब, देख रहा हूँ। कपूर साहब, वैसे मुझे आपकी पत्नी के भी अच्छे होने की कोई उम्मीद नहीं थी। वो तो मैं कभी की छोड़ चुका हूँ डॉक्टर। अब तो बस मुझे अपने कर्मों का फल भोगना शेष है। मैंने जो कुछ भी किया उसके बदले हर पल मुझे ईश्वर मार रहा है। मैं जी कर भी मर रहा हूँ डॉक्टर, मैं जी कर भी मर रहा हूँ, मैं जी कर भी मर रहा हूँ। श्रोता मित्रों, रसविहार कार्यक्रम के अंतर्गत 2 रचनाएं हम सुन रहे थे। जितनी लंबी चादर और कर्मों का फल। वर्ष 1975 और 1976 के ये प्रसारण थे। लेकिन रसविहार के मंतव्य आज 30-31 वर्षों बाद भी लगता है हमारे ऊपर ही की गई टिप्पणियां हैं। श्रोता मित्रों, हम एक विशेष कार्यक्रम लाए थे, रसविहार। श्रोता मित्रों, हम रेडियो से सुनते हैं नाटक, कहानी, कविताएं, चर्चा, व्यंग्य, गीत, संगीत और समाचार भी। काफी कुछ सुनते हैं, रसास्वादन करते हैं। लेकिन कोई विशिष्ट संदेश देना हो और उसके लिए कथा के तत्व, नाटक के तत्व और संगीत के मेल से जब कार्यक्रम बनाना होता है तो बड़ा ही चुनौती भरा होता है।
और जब ऐसा कार्यक्रम बन जाता है तो बड़ा ही अनूठा होता है। रस विहार एक ऐसा ही कार्यक्रम था। वर्ष 1975 और 76 के रस विहार कार्यक्रम के और 2 अंक आज प्रस्तुत हैं। एक का शीर्षक है प्रायश्चित और दूसरा है रात दिन के पास बा। आइए सुनते हैं। ये विविध भारती है, आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम रस विहार। आज का शीर्षक है प्रायश्चित। लेखक M.L. गौड़, कलाकार कमलाकर दाते, अनिल जालोटा और मोहिनी शर्मा, ध्वनि संयोजक मनोहर सावे और प्रस्तुतकर्ता पुरुषोत्तम दारवेहकर। तो प्रस्तुत है प्रायश्चित। पल्लवी, पल्लवी, मैं ऋषि। अरे कहाँ छुपी हो? खोजो तब जाने। अरे पगली, आगे मत जाना वरना झरने में बह जाओगी। पकड़ लिया। अरे छोड़ो, ओहो छोड़ो ना, मेरी आंखें दुखती हैं। बताओ कौन है? बस परीक्षा भी नहीं तो इतनी छोटी। आंखें बंद करके क्या पूछती हो? तुम तो मेरे मन मंदिर में बसे हो। लेकिन कहीं तुम मेरे मन मंदिर की घंटियां मत बजा देना। डोर बांधे चोरी चोरी जाने हम तुम हम संग संग चले आज कहाँ दिल से दिल की डोर बांधे चोरी चोरी जाने हम तुम हम संग संग चले आज कहाँ कदम मिलाकर चले उधर, लेके चले ये प्यार जिधर। प्यार के राही तू ही बता, तुम कहाँ होगा ये सफर। जहाँ पे गाए दिल की सरगम, झूम झूम कोई हम तुम हम संग संग चले आज वहाँ दिल से दिल की डोर बांधे चोरी चोरी जाने हम तुम हम संग संग चले आज कहाँ। आज मैं तुमको अपने पिताजी से मिला दूं। आओ। अरे आओ ना। ओहो, वहाँ क्यों खड़े हो? मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे पिता भी वैसे ना हो जैसे हर प्रेसी के हुआ करते हैं। अरे इतना डरते हो और प्यार भी करते हो। घबराओ मत, मेरे डैडी बड़े अच्छे हैं। मेरी हर खुशी उनकी खुशी है। कौन? पल्लवी? क्या हो गया डैडी, तबीयत खराब है? हाँ, अब उम्र के साथ ये सब तो होता ही रहेगा बेटी। न जाने और कितनी सजा भुगतनी है। लगता है भगवान ने मेरी जन्म पत्री ही घुमा दी, वरना अब तक तो यमराज का खत आ गया होता। ओहो, बस जरा तबीयत खराब हुई नहीं कि कोसने लगे अपने आप। ये कौन है? वो डैडी जी, मेरा नाम महर्षि कुमार है। पास के ही शहर खंडवा में सोशल वेलफेयर ऑफिसर हूँ। लेकिन यहाँ कैसे? यहाँ पास ही एक आश्रम है जहाँ एक साध्वी रहती हैं, जिनकी प्रेरणा से आज मैं इतना पढ़ा लिखा और बड़ा हुआ। बस उनके दर्शन करने ही चला आता हूँ। कौन है वो? कहाँ से आई हैं? ये तो मैं नहीं जानता। चेहरे से तो उन्हें कुरूपा ही कहा जा सकता है, लेकिन उनका हृदय गंगा की तरह पवित्र है। अरे आप लोग बस बातें ही करते रहेंगे, बैठिए ना। मेरे जी पिताजी को तो बस बातें करने वाला चाहिए कि बस। क्या करूं बेटा, जिंदगी भर एक बोझ लिए फिरता हूँ। सोचता हूँ कोई मुझसे 2 घड़ी बैठकर बातें ही कर ले, लेकिन सारी उम्र अमावस्या की काली रात की तरह कट रही है बेटा। क्यों? पल्लवी जी की माँ? ओह,
तुमने फिर जख्मों को कुरेद दिया। मैं उन्हीं गुनाहों की सजा तो भुगत रहा हूं। मैं कुछ समझा नहीं। आज से करीब 18 साल पहले मेरा भी जीवन तुम्हारी ही तरह हंसता गाता था, लेकिन समाज की रूढ़ियों ने मुझे भी नहीं छोड़ा बेटा। मेरी शादी एक अच्छी लड़की के साथ हुई थी, ठीक पल्लवी की तरह थी उसकी मां। पर अभी महावर का रंग भी नहीं धुला था कि आए दिन दहेज को लेकर झगड़ा होने लगा। पिताजी कहते, सालों ने हमें फंसाया, कहा था शादी में ये देंगे वो देंगे, और कुछ नहीं दिया। थोड़े दिनों बाद मैं भी पिताजी की तरफ झुकने लगा, जैसे पेट की तरफ घुटना, और जरा जरा सी बात पर पत्नी से झगड़ा होने लगा। खाना नहीं खाएंगे? नहीं। तुमने अपने पिता से कहा? क्या कहूं? बनने की कोशिश मत करो। जो बात दहेज में देने को कहा था वो अभी तक हमारे नाम नहीं किया, और जो रकम उन्होंने सबके सामने कही थी वो आज तक नसीब नहीं हुई। ये सब झूठ है। न मेरे पिता ने कभी ये सब देने के लिए कहा और न ही उनके पास है। आप दूसरों की हालत क्यों नहीं समझते? रेखा, तुम ये मत भूलो कि तुम इस घर की बहू हो, मालकिन नहीं। ज्यादा जबान लड़ाना अच्छा नहीं होता। सच बोलना पाप नहीं? सच बोलना। मैं अभी फैसला किए देता हूं। और ये सिलसिला रोज ही चलता रहा। घर में किसी को भी चैन नहीं था। धीरे धीरे रेखा ने अपने आप को दोषी मान सब कुछ सहना सीख लिया। उसकी जुबान बंद हो गई। लेकिन इसी बीच पल्लवी का जन्म हुआ और उसे मानो जीने का सहारा मिल गया। अक्सर वो रातों को नन्ही पल्लवी को अपने सीने से लगाए अपना दर्द उसे सुनाती रहती। बेटा, एक दिन किसी कारण कलह इतना बढ़ा कि उसने अपने आप पर घास ले डाल माचिस की तीली खींच ली और अपने अरमानों को जला डालने पर तुल गई। किसी तरह उसे बचा तो लिया, लेकिन चेहरा झुलस चुका था। उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया। एक माह बाद जब ठीक होने पर आई तो एक दिन सुबह पता चला कि वो अस्पताल से न मालूम कहां चली गई। बस तब से आज तक उसे ही खोज रहा हूं। बड़ी दर्दनाक कहानी है आपकी। खैर, छोड़ो इन बातों को। अब तो बस प्रायश्चित ही हाथ रह गया है। अच्छा, आप अपनी भी तो कुछ कहें। कैसे आना हुआ? वैसे कुछ तो समझ रहा हूं। अक्सर आपका जिक्र पल्लवी किया करती है। जी हाँ, मैं आपसे यही कहना चाहता था। अगर पल्लवी के साथ वो तो ठीक है, लेकिन जिन रूढ़ियों ने मेरी जिंदगी खराब की, बेटे, कहीं वही इतिहास फिर पल्लवी के साथ न जुड़ जाए। आप इस बात की चिंता न करें। मैं सामूहिक विवाह में शामिल होकर विवाह करूंगा। सामूहिक विवाह? मैं ये सामूहिक विवाह नहीं समझा। मतलब यही कि हमारे आश्रम में
जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ये साध्वी शादी तय करती हैं और बिना किसी दहेज आदि के इकट्ठे 10-12 या जितने भी जोड़े हो बिठा के शादी करवाती हैं। ओह, इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। लेकिन यदि मैं पल्लवी की तरफ से हाँ भी कर दूं तो आपकी राय क्या होगी? वैसे तो राय मेरी ही रहेगी, लेकिन साध्वी जी एक बार आपसे मिल जरूर लें। हो मेरे अहोभाग्य, जितनी जल्दी हो सके आप उनके दर्शन मुझे भी करा दीजिए। मैं कल लेके आऊंगा। अच्छा, अब चलता हूँ। अच्छा। आप हैं मिस्टर अरुण, पल्लवी के पिता, और आप ही हैं वो साध्वी। नमस्ते। नमस्ते। आपकी ही बेटी है पल्लवी? जी हाँ। लेकिन उसकी माँ कहाँ है? वो बेचारी तो जाने किस दुनिया में होगी। और उसका जिक्र आते ही मेरा मन अपने प्रति घृणा से भर उठता है। मैं अपने आप को कोसने लगता हूँ। काश वो होती और मैं उसके पैर पकड़कर उससे क्षमा मांग लेता तो मेरी मुक्ति हो जाती। खैर, वो समय भी आ जाएगा। वैसे आपकी अंतरात्मा की आंखें खुल गई हैं, यही खुशी की बात है। ये रिश्ता मुझे मंजूर है। मुझे आपकी स्वीकृति की बहुत ही खुशी है। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैंने खो दिया है वो मुझे मिल गया है। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यस्मरे पुंडरीकाक्षं कहवायाभ्यं च ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं हस्तं शोकविनाशकारकं यही सीता बनी, यही मीरा बनी। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं मुझे भ्रम तो नहीं हो रहा है? नहीं, साफ सुनाई दे रही है। हाँ, कहीं रेखा तो नहीं है? रेखा 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 कौन? तुम साध्वी जी? ये लोरी? रेखा रेखा रेखा, कहाँ चली गई थी तुम? कहाँ चली गई थी तुम रेखा? समाज की इन रूढ़ियों ने हम दोनों को जलाकर खाक कर दिया रेखा। मम्मी, मैंने सब सुन लिया। मम्मी, मैंने सब जान लिया है। आज मैं कसम खाता हूँ पिताजी कि जिस दहेज की इस अंधी रूढ़ी ने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी है, उसे मैं हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। दिल से दिल की डोर बांधे, चोरी चोरी जाने हम तुम हम संग संग चले। आज कहाँ दिल से दिल की डोर बांधे, प्रायश्चित चोरी जाने हम। रस विहार के अंतर्गत अभी आपने फिल्मी गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम सुना। ये विविध भारती है, आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम रस विहार। आज का शीर्षक है रात दिन के पार। लेखक अहमद वसी, प्रस्तुतकर्ता पुरुषोत्तम दारुहेकर, ध्वनि संयोजक मनोहर सावे, कलाकार ब्रिजभूषण साहनी, सैयद अहमद अली, भगवान सिन्हा, सविता बजाज और प्रकाश अरोड़ा। तो लीजिए प्रस्तुत है नाटिका रात दिन के पासवा। आओ यार सुरेश, आज तो तुम कुछ देर से आए हो। अरे ये क्या, तुम इतने घबराए क्यों लग रहे हो? मत पूछो जमाल, मुझे जरा दम लेने दो। खैरियत तो है ना? लो तुम जरा पंखे के नीचे बैठ जाओ, मैं जरा ड्राफ्ट पूरा कर दूं। डिसूजा साहब ने 11 बजे तक मांगा है। ये ऑफिस बॉय किधर गया? काम से गया होगा। क्यों,
बस जरा पानी मंगवाना था, बहुत प्यास लगी है। पानी? अच्छा मैं ला देता हूँ। रुको जमाल, ये लो। शुक्रिया, तुमने बेकार में ही तकलीफ की। आज तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, तुम बहुत नर्वस दिखाई दे रहे हो। हाँ, एक एक्सीडेंट देख कर आया हूँ। एक्सीडेंट? कैसा? एक बच्चे का। ऐसा लगता है जैसे उस बच्चे के साथ मेरी आत्मा भी कुचल गई। क्यों? ऐसा क्या हुआ? जमाल, कभी कभी इंसान सब कुछ चाहने पर भी कुछ नहीं कर सकता। मैंने चाहा कि मैं वहां मदद करूं, उस औरत को संभालूं जो अपने 5 साल के जख्मी बच्चे के साथ पछाड़े खा रही थी, मगर क्या? मगर पुलिस के चक्कर में ऐसा ना कर सका। पुलिस के चक्कर? क्या मतलब? पूरी बात बताओ ना। बताता हूं, सुनो। मैं जब वीटी से बाहर निकला तो बहुत रश था। मेरे साथ भीड़ में एक 36-37 साल की औरत, जिसका नाम बाद में गायत्री पता चला, वो अपने 5 साल के बच्चे के साथ रोड क्रॉस करना चाहती थी। ओ भाई, हाँ? अपने बच्चे को संभालो, कहीं ये छूट के सड़क पर न चला जाए। मुन्ना, मुन्ना, इधर मेरे पास ठहरो बेटे। रुको रुको मुन्ना, रुको मुन्ना, मुन्ना। भाई मैंने तुमको पहले इशारा किया था कि इसे संभालो। मुन्ना चुप रहो, देख रहे हो लोगों, मेरा लाल कैसा खून में नहा गया। मेरा मुन्ना। बहन जी चलो जल्दी करो, इसे अस्पताल ले चलते हैं। आइए, आप मेरे साथ आइए। अरे अरे, आप कहाँ जा रहे हैं भाई? अच्छा भाई साहब, मैं? हाँ, आप जरा जल्दी आइए मेरे साथ, शायद बच्चा बच जाए। भाई साहब जरा सुनिए मैं पुलिस और गवाही के चक्कर में फंस गया था, तो रगड़ पट्टी करनी पड़ेगी। नहीं, मुझे ऐसे मौके पर पीठ नहीं दिखानी चाहिए। मगर मैं तो ड्यूटी पर जा रहा हूँ, मुझे ठीक वक्त से दफ्तर पहुंचना है। नहीं, मैं नहीं रुकूंगा। और इस तरह मैं जान बचाकर यहां भाग आया। मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है, मेरा कर्तव्य मुझे पुकार रहा है, लेकिन मैं पुलिस और कचहरी के झंझटों में नहीं फंसना चाहता। हर रोज कोर्ट और थाने में गवाही देने नहीं जा सकता। मगर वो लड़का? उसके बचने की उम्मीद कम है। मुझे ये एहसास हो रहा है जैसे उसकी मां मुझे घूर रही है और कह रही है, सुरेश, मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई। तुम ही तो थे जब मेरा बेटा दम तोड़ रहा था, तुमने अस्पताल जाने से इनकार कर दिया था। मैं तुमको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। सुरेश, तुम तो पसीने पसीने हो रहे हो। लगता है मैं पागल हो जाऊंगा जमाल। वो देखो, वो सामने, वही पुलिस वाला हाथ में हथकड़ी लिए खड़ा है। जानते हो, वो मुझे पकड़ने आया है। सुरेश, तुमने मेरे साथ अस्पताल जाने से इनकार किया था ना, मैं वहां तुम्हें नहीं रोक सका। मगर अब जबकि वो बच्चा मर चुका है, मैं तुम्हें उस बच्चे की मौत का जिम्मेदार ठहरा रहा हूं। लो ये हथकड़ियां पहन लो। जमाल, मुझे बचा लो मेरे दोस्त, मुझे बचा लो। होश में आओ सुरेश, होश में आओ। तुम्हारा ज़मीर तुम्हें चैन नहीं लेने दे रहा है। नहीं, देखो ऑफिस के दूसरे लोग भी इधर ही आ रहे हैं। नहीं जमाल, कहीं कोई ऐसी वैसी हरकत मत कर देना। जमाल मुझे बचा लो। मेरी मानो तो आज तुम छुट्टी ले लो, आराम कर लो। देखो बड़े साहब भी आ रहे हैं। आदाब डिसूजा साहब। गुड मॉर्निंग जमाल। सुरेश, तुम कैसे हो? ये क्या हाल है? पसीने में क्यों भीगे हो? गुड मॉर्निंग सर। इट्स ऑल राइट, तुम बैठे रहो। लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जी हाँ सर, आज सुरेश ने एक एक्सीडेंट देखा है, तभी से उसका असर इसके दिल पे हो गया है। ओह हाँ, मैं भी उधर से ही आया हूँ, मगर मेरे आने से पहले ही एक्सीडेंट हुआ, मुझे पता चला। और साथ में ये भी मालूम हुआ कि आज ही उस बच्चे का बर्थडे भी है। बर्थडे? ओह गॉड। उसकी माँ उसके लिए खिलौने कपड़े खरीद कर घर जा रही थी और तभी एक्सीडेंट हुआ।
बच्चा कैसा है सर? भाई वो तो पता नहीं, मगर सिपाही कह रहा था कि एक्सीडेंट के मौके पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। वही अकेला अस्पताल बच्चे को और उसकी मां को लेकर गया। जमाना भी खूब है, लोग तमाशा देखते हैं, जबरदस्ती हमदर्दी भी करते हैं, मगर सामने कोई नहीं आता। सर, लोग पुलिस से डरते हैं। डरते इसलिए हैं कि उसे अपना नहीं समझते, और जब अपना नहीं समझते तो उसकी मदद भी कैसे करें। वैसे सच पूछो तो ये हमारे रात दिन के रखवाले हैं। एक सिटीजन होने के नाते हमें उनसे कोऑपरेट करना चाहिए। मगर हाँ सुरेश, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों बदल गया? सुरेश को आराम की जरूरत है सर। डोंट बॉदर सुरेश, तुम घर जा सकते हो। तुम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब लगते हो, आराम करो घर जाकर। हाँ सुरेश, तुम घर जाओ। ठीक है। ओके, सी यू टुमारो माय सन। यस सर। थैंक यू सर। सामने वही कांस्टेबल है, क्यों ना इससे बच्चे का हाल पूछ लूं। मगर कहीं वो मुझे उस वक्त ही जबरदस्ती रोककर अपने साथ ले जाता तो? नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। आदमी शरीफ लगता है। चलूं, चलकर पूछ ही लूं। क्यों भाई, आपका नाम क्या है? मुझे केशव कामत कहते हैं। कामत भाई, सुबह जिसका एक्सीडेंट हुआ वो बच्चा अब कैसा है? मैं जब अस्पताल से लौटा तब वह खतरे के बाहर नहीं था, मगर डॉक्टरों का कहना था कि 1 घंटे में खतरा टल गया तो वो बच जाएगा। उसकी माँ का क्या हाल है? दीवानी हो रही है बेचारी। मैं अकेला क्या क्या करता, उसे भी संभालूं, बच्चे को भी संभालूं। जनता तो अजीब है। मैंने उस कार के ड्राइवर को पकड़ा जिससे ये एक्सीडेंट हुआ है, मगर कोई आदमी गवाही देने को तैयार ही नहीं। कार वाला कहता है कि मैंने उसे गलत पकड़ा है और उसे फंसाना चाहता हूं। लेकिन गवाही न मिलने से होगा क्या? पूरी तरह कानून की रक्षा नहीं हो सकेगी। नागरिक के जानमाल की रक्षा करना हम पुलिस वालों का कर्तव्य जरूर है, मगर जनता की मदद मिले तो ये काम और सरल हो सकता है। लेकिन उस कार वाले के पकड़े जाने से उस लड़के का क्या भला होगा? हट जाने के तौर पर कार वाले से बच्चे की माँ को पैसा दिलाया जा सकता है, और उस कार वाले को तो सजा होनी ही चाहिए। हाँ, अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। कांस्टेबल कामत ने बताया था कि उस कार वाले को सजा तो होनी ही चाहिए, मगर गवाही मिलने पर उस घायल की मां को हर्जाना भी मिलेगा। तो क्यों ना मैं जाकर कामत से कह दूं कि मैं वहां मौजूद था और एक्सीडेंट का चश्मदीद गवाह मैं हूं। उस घायल बच्चे की मां कितनी खुश हो जाएगी। काश वो बच्चा ठीक हो जाए तो मैं खुद उसका बर्थडे मनाऊंगा। उसके लिए कपड़े, खिलौने, मिठाइयां लाऊंगा। सब बच्चों को इकट्ठा करूंगा अपने इसी कमरे में। मैं गायत्री देवी को बुलाकर उससे कहूंगा कि आज वो भी खुश होकर मुस्कुराए और गाए। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस तुझे देख के, इस टूटे दिल का सहारा है तू। चंदा है तू। मुन्ना, मेरा मुन्ना, ये क्या? ये गायत्री देवी रो क्यों रही है? कहीं वो बच्चा नहीं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मगर उस बच्चे को बचाऊं कैसे? हाँ, बच्चे को बचाना तो भगवान का काम है, मगर मैं अपना काम क्यों ना करूं?
नागरिक के जान माल की रक्षा करना हम पुलिस वालों का कर्तव्य जरूर है, मगर जनता की मदद मिले तो ये काम और भी सरल हो सकता है, और भी सरल हो सकता है, और भी सरल। हाँ, मैं जरूर मदद करूंगा। मैं गवाही देने जा रहा हूँ। मैं गवाही देने जा रहा हूँ। हाँ, मैं जा रहा हूँ गवाही देने। आपकी अपने देखो मूरख, आप सजा है पाता। जो भी सीधी राह से भटके, जोड़ना उससे नाता। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, भूल न जाना दान। जान सके तो जान, तेरे मन में छुप कर बैठे, देख तेरे भगवान। जान सके तो जान। हेलो कांस्टेबल। कौन? क्यों कामत भाई, कुछ पता चला? घायल बच्चे की हालत अब कैसी है? हाँ, अब खतरे के बाहर है। शुक्र है भगवान तेरा, लाख लाख शुक्र है। कामत भाई, आपको गवाह की तलाश थी ना? हाँ, वो मिल जाए तो कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। मैं हूँ गवाह। आप? हाँ कामत भाई, मैं उस एक्सीडेंट का चश्मदीद गवाह हूँ। चलो मुझे थाने ले चलो और गवाही ले लो। मगर अभी तक आप कहाँ थे? अंधेरे में था कामत भाई। मैं ये भूल गया था कि हमारी खुशियों और हमारे दुखों के पासवां और रक्षक आप हैं। आप जो कुछ भी करते हैं हमारे लिए करते हैं, और हमारा सहयोग मिले तो हमारी रात और दिन सुरक्षित रहे। धन्यवाद। काश हर नागरिक हमें ऐसी नजर से देखे तो हम अपना कर्तव्य बखूबी निभा सकें। आइए चलिए मेरे साथ, चलिए। रात दिन के पासवां रस विहार के अंतर्गत अभी आपने अहमद वसी द्वारा लिखित और पुरुषोत्तम दारहुएकर द्वारा प्रस्तुत ये नाटिका सुनी। ये थी आज की स्वर्ण स्मृति श्रृंखला की 44वीं कड़ी। श्रोता मित्रों, अब दीजिए कांचन प्रकाश संगीत को आज्ञा। फिर मिलेंगे अगले शनिवार। नमस्कार। विविध भारती की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में इन दिनों आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम स्वर्ण स्मृति। प्रस्तुति कांचन प्रकाश संगीत। स्वर्ण स्मृतियों का ये सिलसिला आज यहीं तक। अगले सप्ताह विविध भारती की 50 साला यात्रा में से फिर ढूंढेंगे किसी छूट गए पड़ाव को। तो अगले शनिवार फिर सुनिए स्वर्ण स्मृति।